जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम। আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থিত সবই দাদা মা को मेरा आनंदी जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु सूरजदा। सुनाई दे रहा है अभी आवाज? हाँ, अभी आ रहा है। हाँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंगे सप्तम खंड, डेट 9th February 1946, पेज 75-76। मैथ्यू, वर्ण होलो की करे? मिस्टर मैथ्यू सीसी ठाकुर जी को प्रश्न पूछे कि वर्ण कैसे हुआ। सीसी ठाकुर, এর মূলে আছে জন্মগত প্রকৃতি, বোধ বিভূতি वो शरीर मनेर गठन। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि इसके मूल में है जन्मगत प्रकृति, बोध वैभव और शरीर मन का गठन। कर्मेर झोंको है तेमनतर, कर्म का झुकाव भी वैसा ही होता है। আবার তদনুযায়ী কাজ করতে করতে ওই গঠন আরো পরিপক্ক হয় और उसके हिसाब से काम करते करते ये गठन और भी परिपक्व होता है। गल्प शोना যায় যে আগে বর্ণ বিভাগ বলে কিছু ছিল না। ऐसे सुनाई देता है कि पहले वर्ण विभाग बोलकर कुछ भी नहीं था। সবাই মিলে সব কাজ করতো, চাষবাস করতো, খেত দিত। सभी मिलकर सब काम करते, खेती बाड़ी करते, খাতে পিতে। তারপর নানা উৎপাত দেখা দিতে লাগলো। শস্য সব সময় ঠিক মতো হয় না, প্রাকৃতিক नाना दुर्योगे फसलेर क्षति হয়। इसके बाद विभिन्न किस्म के उत्पाद दिखाई देने लगा। फसल सही समय पर ठीक से नहीं होता, प्राकृतिक विभिन्न दुर्योग फसल को नुकसान पहुंचाता। তখন একদল জ্ঞান গবেষণা শুরু করে দিল কিভাবে এর প্রতিকার করা যায়। तब एक गुट ज्ञान और शोध करना शुरू कर दिया कि किस तरीके से इसका प्रतिकार किया जा सकता है। তারা দেখতো, শুনতো, ভাবতো ও বুদ্ধি পরামর্শ দিত। সবার এফিशिएंसी, दक्षता যাতে বাড়ে সে চেষ্টাও করত। वे देखते, सुनते, सोचते और बुद्धि परामर्श देते। सभी का एफिशिएंसी यानी कि दक्षता किस तरह बढ़ जाए वही চেষ্টা करते। বাইরের লোকজন হানা দিয়ে অনেক সময় ফসল, গরু বাছুর ইত্যাদি চুরি করে নিয়ে যেত। बाहर के लोग आक्रमण करके बहुत से समय फसल, गाय बछड़े इत्यादि चोरी करके लेके जाता था। তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য একদল চেষ্টা করতে লাগলো। उनके हाथों से आत्मरक्षा करने के लिए एक गुट চেষ্টা करने लगी। একদল চাষবাস ও বিনিময় ইত্যাদি করত, আরেক দল এই তিন দলের সেবা নিয়ে থাকতো। एक गुट खेती बाड़ी और विनिमय इत्यादि करता और एक दल इन तीनों गुटों को सेवा देता। বংশ পরম্পরায় এরা এইরকম কাজ নিয়ে থাকতে লাগলো। वंश परंपरा में ये सभी इसी तरीके से काम लेकर रहने लगा। এইভাবে নাকি বিভিন্ন বর্ণের উদ্ভব হলো অন দ্য বেসিস অফ डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभागের ভিত্তিতে। इसी तरह विभिन्न वर्णों का उद्भव हुआ ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि श्रम विभाग के अनुसार। এক এক দল যে এক এক কর্ম বেছে নিল তার পিছন তাদের জন্মগত বৈশিষ্ট্য ক্রিয়া করেছিল বলে মনে হয়। एक एक गुट एक एक कर्म को चुन लिया था, उसके पीछे उनके जन्मगत वैशिष्ट काम कर रहा था बोलकर प्रतीत होता है। আবার কর্ম করতে করতে ওই বৈশিষ্ট্য সংস্কার পুষ্ট হতে লাগলো और उसी तरह कर्म करते करते वही वैशिष्ट और संस्कार पुष्ट होने लगा। একটু আগে শরৎদা এসে প্রণাম করে বসেছেন। थोड़ी पहले शरद्दा आकर प्रणाम करके बैठे हैं। শরৎদা, বৈশ্য যদি বিপ্র বর্ণে উন্নীত হয় তাহলে ব্যাপারটা কি ঘটে? शरददास ऋषि ठाकुर जी से प्रश्न पूछे कि वैश्य अगर विप्र वर्ण में उन्नीत होता है तो क्या हो सकता है? সিসি ঠাকুর, ধরেন আপনি ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করলেন, এইভাবে সন্তান সন্ততি ক্রমে পরপর 7 পুরুষ ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করলো। তখন 7 পুরুষের পর ওই সন্তান সন্ততিরা विप्र বর্ণে उन्नीत হবে। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि मान लो आप ब्राह्मणत्व को अर्जन किए, इसी तरह संतान संतति क्रम अनुसार एक के बाद एक 7 पुरुष तक ब्राह्मणत्व को अर्जन किया, तब 7 पुरुष के बाद वो संतान संतति विप्रवर्ण में उन्नीत होगा। आमी
স্যার শোনা है এতে বৈশ্যত্বের বুকে ब्राह्मणत्व प्रतिष्ठा पाবে इससे वैश्वत्व के सीने पर ब्राह्मणत्व का प्रतिष्ठा होगा তাই ওই বিপ্র ক্লাসের বংশের মধ্যে কিন্তু বৈশ্যত্বের স্ট্রেন রেস থাকবে इसलिए उस विप्र क्लास में यानी कि वंश में वैश्वत्व का स्ट्रेन यानी कि रेस रह जाएगा প্রফুল্ল ধরেন আমি বৈশ্য আমার পরজন্ম কেমন হতে পারে प्रफुल्ल दास इसी ठाकुर जी से प्रश्न पूछे कि मान लीजिए मैं वैश्य हूँ मेरा अगला जन्म किस तरह होगा सीसी ठाकुर विप्र होते पारे यदि तेमन तो चिंता और कर्म निये जाओ सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि विप्र भी हो सकता है अगर उसी तरह का चिंता और कर्म लेके जाते हो ওই ভাবের সঙ্গে অন্তরের মিল না হলে কিন্তু হবে না उस भाव के साथ अंतर का मेल ना होने पर वैसा नहीं होगा বৈশ্য মরে বিপ্র হতে পারে কিন্তু বিপ্র হলেও বৈশ্য टेंडेंसी ধাঁচ থাকে वैश्य मरने के उपरांत विप्र हो सकता है लेकिन विप्र होने के बावजूद वैश्य का टेंडेंसी आने के ধাঁচ रह जाता है কারণ তার বৈশ্যরূপী इंटरनल एनवायरनमेंट অন্তস্থ পরিবেশই তো হাত বাড়িয়েছিল ওইদিকে क्योंकि उसका वैश्य रूपी इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि अंतस्थ परिवेश ही उसी तरफ हाथ बढ़ाया था এসব আমার কথা এসব মেরি বাতে हैं আমার মনে হয় পূর্ণচ্ছেদ নাই কোথাও তাই তো জন্মান্তরীণ কর্মফলের কথা কয় मुझे ऐसा लगता है कि पूर्णच्छेद कहीं नहीं है इसीलिए तो जन्मांतरीण कर्मफल का बात कहा जाता है जय गुरु जय गुरु। सद्यो सुरजदा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सुरजदा प्रतिदिन ऑडियो क्लिप्स भी भेजते हैं हिंदी ट्रांसलेशन, एक निरंतर सेवा देते रहते हैं और इस निरंतर सेवा के लिए मैं सुरजदा को उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। श्रद्धेय मनोरंजन पात्रोदा भी निरंतर रूप से रिकॉर्डिंग करते हैं, इसीलिए मैं श्रद्धेय मनोरंजन पात्रोदा को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो वर्णों कैसे उद्भव हुआ उसका बारे में है। इस प्रसंग में श्री ठाकुर जी बताते हैं कि वर्णों का आधार जन्मजात प्रकृति, मानसिक शारीरिक बनावट और कर्म प्रवृत्ति है। समाज की आवश्यकता और श्रम विभाजन के अनुसार लोगों ने ज्ञान, रक्षा, कृषि, व्यापार तथा सेवा जैसा कार्य अपनाए, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहने से उनके स्वभाव और संस्कार दृढ़ होते गए और इसी से वर्ण विभाग विकसित हुआ। आगे श्री ठाकुर जी कहते हैं कि निरंतर श्रेष्ठ गुणों और आचरण के विकास से वंश में क्रमशः उच्च वर्ण का स्थापना हो सकती है, किंतु पूर्व संस्कार का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं होता। अगले जन्म में भी व्यक्ति अपने विचारों, कर्मों और आंतरिक प्रवृत्तियों के अनुसार उन्नति कर सकता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर में कर्मों और संस्कारों की निरंतरता बनी रहती है। ये है आज का विषय वस्तु का सारांश। तो इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए हमारा आलोचक मंडली इस प्रकार है। श्रद्धेय डॉक्टर डॉक्टर मिसेस ज्योत्सना अग्रवाल मां मुंबई से, श्रद्धेय श्री गोविंद लोनकाडा ठाकुर जी की सह प्रतिनिधिक जापान महाराष्ट्र से, श्रद्धेय डॉक्टर अनिल कुमार सिंगदा सह प्रतिनिधिक मुजफ्फरपुर बिहार से। तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय डॉक्टर मिसेस ज्योत्सना अग्रवाल मां को अनुरोध करूंगा 12 मिनट आलोचना करने के लिए। जय गुरु मां। 47 तक आलोचना। जय गुरु दादा, जय गुरु। आज का जो आलोचना है इसमें ठाकुर जी बहुत सारी बातों के बहुत सारी मूल बात के ऊपर आलोकपात किए हैं और शायद से हम ये सब भूल चुके थे और आज हम सब भाग्यशाली हैं कि ये सब फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के जो पाठ के बाद अपने पारिपार्श्विक में ये सारी बातें बताना, समझाना बहुत जरूरी है। और ठाकुर जी के भावधारा पे ठाकुर जी क्या बोले हैं उस पे ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वर्ण की उत्पत्ति के बारे में ठाकुर जी एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो 4 वर्ण है हमारे, तो उसके वैशिष्ट के अनुसार कैसे सारा चीज हुआ है। हम उसके डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगी कि 4 वर्ण में सबका क्या वैशिष्ट है या
कद काठी कैसा है, विचार व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा है, मोटा मोटी हम सभी को पता ही है। ठाकुर जी उसी के बारे में बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से हुआ था। खेती से शुरुआत हुआ था कि पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए, तो खेती से शुरुआत होने के लिए कुछ लोगों ने उसमें रिसर्च करके, इंफॉर्मेशन करके की खेती शुरुआत की, फिर कुछ लोगों ने संरक्षण किया, कुछ लोगों ने उसका तीनों वर्ण को कैसे उनका पेट भरा। ये सारी बातें हैं। ये सारी बातें मूल में अगर हम देखेंगे तो वो इनहेरिट इनबाइब जो होता है, वो जिसको हम बोलते हैं ना एक सरल भाषा में कि खून में वो बिहेवियर है या थॉट प्रोसेस है। अब कैसे, जैसे वैश्य का, मैं खुद वैश्य हूँ इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारा वैशिष्ट्य ये है कि समाज में सेवा देना, समाज में लोगों को पकड़ के चलना, या बिजनेस कैसे करना, या कोई एक चीज को रिसर्च कैसे करना, या बोलते हैं ना एक कोई भी एलिमेंट हो जाए है, जैसे एग्रीकल्चर ही हो जाए, जैसे बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, तो ये रिसर्च कैसे, ये सारी एलिमेंट्स को हमारे अंदर वो रहेगी ही रहेगी। भले हम अपने जीविका को चलाने के लिए कुछ और एक्टिविटी क्यों ना करें, कोई भी एक्टिविटी करें, जीविका चलाना अलग है, बट ये अंदर वो भाव रहेगा ही रहेगा कि इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। अब ठाकुर जी वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। 5 नंबर में जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, अन्न हर समय ठीक से नहीं होता या प्रकृति आपदाओं से सफल फसल की हानि होती थी। ये जो 5th पॉइंट है, वहां पर ठाकुर जी वही बोल रहे हैं कि कारण क्या हुआ, कि भाई प्रॉब्लम प्रॉब्लम था तो उसका सोल्यूशन कुछ लोगों ने क्या किए, आगे आके उसको ठीक किया, दक्षता दिखाई, एफिशिएंसी अपनी दिखाई, अपने प्रयासों से आगे बढ़े। और फिर एक वर्ग जो हो गया वो खेती बाड़ी पे ज्यादा ध्यान देने लगा, और इसी एक्टिविटी को पीढ़ी दर पीढ़ी करते गए। ऐसे आज आज की अगर मैं अभी की बात करूं, 2026 की बात करूं, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के, जिसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का मतलब यहाँ पर गलत शब्द नहीं है। लेबर का मतलब यहाँ पर यह है कि मैं मेरे वंश के अनुसार क्या काम लेकर मैं चलती आ रही हूँ, क्या एक्टिविटी में चलती आ रही हूँ, तो ये मुझे मूल में जानना होगा, समझना होगा, और उसी एक्टिविटी को, उसी काम को मुझे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना होगा। ऐसे आज वही, अब मैं पिछला बात को वही कह रही हूँ, आज वही विध्वंस हो चुका है हमारे समाज में कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी को किसी के कहने पे, बोलने पे, समझने में हमने उसको क्या कर दिया है, भूल चुके हैं। और हम हमेशा अपने आप को छुपाते हैं, नहीं करना चाहते हैं, या समाज में ये दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत छोटा काम है, ये मैं काम नहीं करूंगा या नहीं करना चाहती हूँ, और हमने स्विच ओवर कर लिया। पर मूल में तो वही बात है, मूल में तो वही थॉट प्रोसेस है। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगी, दर्जी होता है जो कपड़े सिलते हैं, उनका मूल वैशिष्ट्य ये होता है, बेसिक इंस्टिंक्ट ये होता है कि कपड़े को सुंदर तरीके से कट करें और उसकी सिलाई बहुत सुंदर हो, और उसका जो वेस्टेज, जिसको हम कपड़ा, अगर 2 मीटर कपड़ा है तो उस कपड़े में से वेस्टेज नहीं हो। अच्छा, अगर वेस्ट हो भी गया तो मेरा जो कस्टमर है जिसने मुझे 2 मीटर कपड़ा दिया, उसको मैंने सिल के वेस्टेज कपड़े में से एक मैं छोटा सा एक पर्स या छोटा सा एक पोटली बनाकर दे दूं, ये बताने के लिए कि आपका जो कपड़ा बचा था उसमें से ये मैंने मेरी तरफ से एफर्ट लगा के लिए आपके दिया, या बचे हुए कपड़े को मैं रिटर्न दे रहा हूँ। मतलब वहां पर बोलने का तात्पर्य यह है कि दर्जी ने अपना वैशिष्ट्य दिखाया कि कपड़े को मैंने क्या किया, आपके लायक, आपके अनुसार बनाया, और बचे हुए चीज को मैंने क्या कर दिया, आपको रिटर्न कर दिया, या उसका कुछ एक नया चीज बना दिया। अच्छा, अब इसमें क्या हो गया, मैं धीरे धीरे एग्जाम्पल के थ्रू बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अब उसमें क्या हो गया, कोई और वर्ण के इंसान जो अपना जीविका चलाने के लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कपड़ा सिलना है, उनको अच्छा लगता है, कोई भी मेल फीमेल कोई भी, तो उन्होंने क्या किया, अपने अंदर वो ढाल लिया। अब यहाँ पर क्या हो गई, शायद से उनके अंदर का जो इंस्टिंक्ट है, कोई भी वर्ण हो, यहाँ पर कोई वर्ण का मैं नाम नहीं ले रही हूँ, कोई भी वर्ण हो, उनके अंदर का जो इंस्टिंक्ट है, शायद से वो बचे हुए कपड़े को वो व्यापार करने लगे,
किसी और को बना के देने लगे, या उस बचे हुए कपड़े को वो अपने यूज में लाने लगे, अपने घर के पर्सनल यूज में ना लाने लगे और कस्टमर को नहीं बताया। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल देने की इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि जो ठाकुर जी यहाँ पर बताने की कोशिश करें, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, जो इंसान जो वैशिष्ट से, जो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी से आता जा रहा है, वो उसके अंदर इंस्टिंक्ट रहेगा ही रहेगा। ठाकुर जी ने यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से कह दिया है कि 7 पीढ़ी वो अगर प्रैक्टिस करता है तो जो व्यवहार है, जो आचरण है, वो तो आ ही जाएगा, पर मूल जो उसका वर्ण है वो भी उसके साथ रहेगा ही रहेगा, वो कभी भी नहीं जाएगा। एक वो उसके साथ लेकर ही चले। लेकिन ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, भीतर का मेल न हो तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब कर्म में वो कुछ और कर रहा है और अंदर से कुछ और है वो, तो अगर मेल नहीं होगा तो ऐसा उसका वैशिष्ट बाहर नहीं आ जाएगा, टेंडेंसी वैसी रहेगी। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट में दिया हुआ है, वैश्य मरकर विप्र हो सकता है, पर विप्र होने पर भी उसमें वैश्य टेंडेंसी बनी रहती है। ये जो टेलर है उसके बेसिस पे मैंने ये एग्जांपल देने की कोशिश की है। यहाँ पर हमको मूल बात ये समझना होगा, ठाकुर जी हमें क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो वंश स्थापित हुआ था, बताया गया था, हमको आज के दिन के पहले तक तो हमने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, पर अब हमें उस पे उसको मूल कारण को समझना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आज जो समाज में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उसको हम कैसे ओवरकम, ऑन द स्पॉट नहीं होगा, धीरे धीरे, ये प्रोसेस भी धीरे है, धीरे धीरे उस प्रोसेस के और हम अपना हमारे आगे की पीढ़ी को लेकर जाएंगे, तब शायद से ठाकुर जी जो सुंदर बात बोले हैं हम उसमें फिट हो पाएंगे। दादा मैं इतना ही कहूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी दादा। जय गुरु। जय गुरु माँ। सद्य ज्योत्सना माँ बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना की है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके विषय वस्तु को समझाने का कोशिश किया है। तो बहुत अच्छा लगा माँ आपका आलोचना। अभी मैं परवर्ती आलोचक श्रद्धेय श्री गोविंद लोनकर दा, जो कि ठाकुर जी की सहप्रतिनिधिक है, चाकान महाराष्ट्र से, दादा को अनुरोध करूंगा विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए। दादा आप 7 बजे तक आलोचना कीजिए। दादा आप ये चीज समझाए कि वर्णों कैसे उत्पत्ति हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था जिसके लिए वर्णों का धारणा आया है, इस बारे में थोड़ा सा आलोकपात करें दादा। आप 7 बजे तक आलोचना कीजिए। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज इस आलोचना प्रसंग में उपस्थित सभी मेरे आदरणीय इष्टपरायण गुरु बंधु, भक्तिमती मातृमंडली, विशेषकर ये मातृमंडली को एक सैल्यूट करता हूँ। तो आज मेरे 2 डॉक्टरेट के बीच में रखा है सोमनाथ दा ने, पता नहीं क्या बोलूं, लेकिन हमारे पहले जो आलोचना हुआ हमारे डॉक्टर ज्योत्सना माँ का, बहुत सुंदर उन्होंने अपना वर्ण के बारे में ठाकुर जी क्या कहना चाहते हैं और हमारे क्या काम उन्होंने बताया। मैं भी थोड़ा कोशिश करूंगा, लेकिन पहले जो मैं सैल्यूट किया हमारे माँ शक्ति को, कि थोड़ा सा 2 मिनट में थोड़ा विषय का अलग बोलना चाहता हूँ, सॉरी। तो 10-15 दिन से जो हमारा जो प्रॉब्लम चल रहा है, और लोनकर्मा का कुछ तबीयत के लेके, तो 10-15 दिन से ज़रा लोनकर्मा का घर में काम करना मुश्किल होता है। लेकिन मैं क्यों बोल रहा है नारी से, तो क्यों सैल्यूट किया कि जो काम मैं देख रहा हूँ 15 दिन में, वो नारी शक्ति जो परमपिता ने क्या लेडीज बनाया है, और उनका वैशिष्ट और नाजुक रहता है, लेकिन उनका जो काम रहता है सचमुच मैं सैल्यूट करता हूँ कि 15 दिन में देखा मैं, इतना बीमार, इतना होके, लेकिन उनको अपने स्वामी को कुछ करने नहीं देती, भांडी मांजना और कुछ झाड़ू पोछा करना, वो करना, लेकिन ऐसा परिस्थिति उनका था कि उठ भी नहीं सकती थी, और तो फिर भी मैं जितना हो सकता, तो वो जो मैं देखा कल परसों कपड़ा धोआ, वो ऐसा लगा अरे इतना कपड़ा धोने को तकलीफ हो रहा है कि बोले मान लो कैसे धो करे, तो रोज बर्तन ये करना, झाड़ू पोछा मारना, ये कठिन काम है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो भी उपस्थित है मेरे माँ लोग, नहीं उपस्थित है उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। सचमुच
बहुत कम रहता है। मैं और हमारे घर में सदाचार के कारण हम काम करने के लिए कोई भाई वगैरह नहीं रखते, सब खुद करते हैं। तो मैं देखा हूँ, मैं हमारे लोनकर्मा का जो मैं हाथ देखा बिल्कुल ऐसा रफ लगता है। क्यों? कंटिन्यू काम में रहता है और लगता है कि इतना काम में लोग हम इंसान या पतिदेव कुछ नहीं कर सकते इतना। मैं देखा, इसलिए मैं थोड़ा उसके बारे में बोला, लेकिन मानना पड़ेगा। और ठाकुर भी एक जगह बोले कि ये जो माँ है, जो हमारा के भोग वस्तु नहीं है, उनको जितना आदर करेंगे, मैं तो समझता हूँ हम उनको प्रणाम करने में ही कम है, इतना उनका जो अपना घर में जो काम का जो रहता है, इसलिए मैं थोड़ा-सा भावुक हुआ। लेकिन ये हमको मानना पड़ेगा कि माँ शक्ति जो परमपिता ने उनको दिया है, वो अप्रतिम है, वो हम शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं थोड़ा इसके बारे में बोला। तो आज का विषय वस्तु लेके जो चल रहा है कि वर्ण कैसा उत्पन्न हुआ, इसके बारे में हमारे ठाकुर जी बोले कि पहिले वर्ण हा किंवा वर्ण आश्रम ये जो प्रकार ही नहीं था। लेकिन ठाकुर जी ऐसा बोल रहे हैं कि कोई कारणवश जो एक समाज था, वो कुछ खाने का भी प्रॉब्लम रहता था, वो क्या करने का, लेकिन उसके बाद तो उसमें भी वो टाइम गुंडागर्दी लुटारू होता था। इसीलिए उसमें से कोई ज्ञानी गुणी लोग हो जमा होके ये थोड़ा थोड़ा बांट के तो कुछ खेती करने वाले को उसका संरक्षण देना, ये करके करके आहिस्ता मेरे को लगा ये जो वर्ण व्यवस्था हो गया, और उसके कारण थोड़ा-सा समाज में भी एक सुव्यवस्था आ गई है, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन मैं ये आज का विषय वस्तु के कारण मैं थोड़ा-सा 75 साल पहले जाऊँगा, क्योंकि वो भी समाज व्यवस्था जो महाराष्ट्र में जो कल हमारे मनीष दा ने जो बात किया 12 बलुतेदार का, तो ये महाराष्ट्र में एक प्राचीन खेड़े गाँव में एक आनुवंशिक ऐसी एक व्यवस्था थी समाज के लिए कि वो 12 व्यावसायिक ऐसे लोग थे कि उसमें शेतकरी हो या फार्मर हो और इतर लोग हों, उनकी सेवा देने का वो कोशिश करते हैं, और वो दैनंदिन कुछ गरज वो फुलफ़िल करते थे। तो और वो टाइम में एक है पैसा बहुत कम बोल देखने को ही नहीं मिलता था। तो ये एक ऐसी व्यवस्था था कि ये जो 12 बलुतेदार है, वो 12 बलुतेदार कौन थे? लोहार, कुम्हार, चांभार, सुथार, नावी, परीट, बोले तो धोबी, गुरव, कोળી, जोशी, सोनार, महार, मांग। ये 12 बलुतेदार था। ये लोगों को समाज का सेवा किस तरह से करते? लोहार अपना जो खेती थे कुछ वो लकड़ी सब हथियार लगता था खेती के लिए, वो बनाते थे। कुम्हार अपना माटी का मटके, वो तो मैं मेरे को अभी भी याद है, मेरे घर में कोई तांबे पितल का कोई बर्तन नहीं था। ये माटी मिट्टी का ही सब बर्तन वगैरह था, थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन सब मिट्टी का ही घर में सब सामान रखने के लिए भी ऐसा कोने में एक नीचे बहुत बड़ा उसकी होती छोटा छोटा करके ऐसा मिट्टी का बर्तन था, और उसमें सब सामान रखते थे। मेरे को अभी भी वो सामने दिख रहा है। तो ये ऐसा परिस्थिति था, और उसमें वो बनाने के लिए हमारे कुम्हार का काम, और चामार अपना कुछ घर का चप्पल हो या कुछ दुरुस्ती करने। दूसरी बात सुतार, उसका काम क्या था? खेती के लिए जो औजार है और कुछ घर का काम करना है, वो तो सुतार करते थे। नावी का काम क्या? दाढ़ी करना, केस काटना। बाद में परीट का धोबी, अभी ये धोबी का तो वो टाइम जो अब एकदम बड़ा लोग था तो वो धोबी को काम देता, लेकिन छोटे लोग तो कुछ अपना हाथ से करते थे। गुरु का काम मंदिर का सेवा करना, उसकी व्यवस्था देखना। कोળી ऐसा एक था कि वो टाइम पानी पुरोठा वो कोળી करता था। अपना एक भैंस के ऊपर वो एक ऐसा चमड़े का एक बड़ा ये डाल के उसमें पानी भरता था और गाँव में सबको देता था। बाद में जोशी जो है वो पंचांग और भविष्य देखता था। सोनार का काम कुछ दागिना को रिपेयर करना वगैरह कुछ करना करता था। माहर का काम करता था कि गाँव का जो वेश रहता था उसको वो पहरेकारी करता था, और कुछ मैसेज इधर-उधर देगा, जो बड़े लोग हैं वो उनको बोलते थे मैसेज देना है, ऐसा कर देता। और मांग का काम क्या था कि खेती के लिए या बैल जो हो उसको बाँधने के लिए जो रस्सी डोरी होता था, खेती के लिए भी उसका उपयोग होता था, वो काम करता था। ये जो 12 लोग काम करते थे, लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता था। जब से 1 साल के बाद वो घर में आके सब मैं देखा कि मैं जो नावी हमारे घर में आता था करके जाता था। वो टाइम मैं स्कूल में हमारे कोई बड़े लोग बच्चे लोग तो उनका केस रखते थे। अच्छा, अच्छा, तो मैं भी वो जब नहाने आता था तो उनको बोलता था मेरे को बस, तो पिताजी ने उनको बोला था, बच्चे लोग कुछ भी बोलो लेकिन उनका पूरा केस निकाल देने का। उसको बोला ठीक, ठीक है, थोड़ा इधर-उधर कई बार ध्यान में नहीं आया इसलिए केस। तो ये धोबी आता था, वो चमार आता था। तो सब लोग आते थे और अपना-अपना काम करके जाते थे, और साल के बाद
वो फिर आते थे जब फसल होता था तो उनको धान दिया जाता, उसको बोलते ही बलूत, इसीलिए बलूतीदार ने बोला, तो पैसा नहीं मिलता था उनको। तो जो भी हो थोड़ा-थोड़ा सब खेती के फार्मर लोग जो होता था वो अपना जीवन चरने चलते थे और पैसा नहीं देते थे उनको। तो ये जो समाज व्यवस्था था, मैं मेरे को अभी भी मैं देख रहा हूँ, मैं शायद वो 8-9 साल का होगा, वो स्कूल में जाता था और देखता था तो एक ऐसा एक दूसरे को इतना घनिष्ठ संबंध था और एक आदर वो था। ऐसा नहीं, हमारे पिताजी तो सबको इतना आदर वो करते थे, उनको आने के बाद चाय-पानी, उनका जो कुछ देने का था सबको देते था और ये जो मैं देखता था ये भाव, तो बहुत अच्छा, अभी वो नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये जो व्यवस्था वो टाइम था कि समाज व्यवस्था एक अच्छी तरह चल रहा था। वो बोलते मराठी में बोलते गुण्या गोविंदाने लोक नांदत होते। तो ये एक दूसरे को मदद करना और ये जी और किसको ऐसा शर्म नहीं लगता था कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी उनका पता था कि अपना काम यही है। तो बाद में कभी-कभी पैसा मैं तो वो टाइम तो ₹1 कभी देखा ना। वो टाइम क्या था, 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना और 16 आना का ₹1 था। और उसमें कभी-कभी एक आठवड़ा के बाज़ार में हमको मेरे पिताजी अम्मा कुछ हेन का बोले तो अंडी निकलता था कोंबड़ी का, वो मेरे को बोलते थे कि बाज़ार में जाओ और इसको बेच के तो अपना किराना माल वगैरह कुछ लेके आने का। तो उसमें से कुछ 10-12 आना मिलता था। उसमें से 10 एक आना मैं बाजू में रखता था क्योंकि ये सब सामान लेने के बाद तो वो अब 6-7 किलोमीटर रोज़ पैदल जाना, पाँव में चप्पल नहीं। ये जो वो था लेकिन वो अलग ही आनंद था। तो फिर वो किराना माल का लेने का और होटल में जाने का, ये खाने का एक भेल, जो अभी हम बोलते हैं ना मिसळ, वो इतना मिलता था पेट भर के, वो खाने का, एक गिलास पानी पीने का और घर पैदल जाने का। ये जो दिन बाद में कितना सालों से मैं ₹1 नहीं देखा। ये जो समाज व्यवस्था चल रहा था, क्यों आपको बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो समाज व्यवस्था था अभी देखो इतना चेंजेस हुआ है। वो टाइम खेती में काम करना है, ये लोग जो आते थे अभी बर्तन का बात कर रहा हूँ कि मट्टी का कभी अच्छा तांबे पीतल का देखने को नहीं मिला। फिर जो न्हावी लोग ये सब लोग आता था, वो अलग माहौल होता था और आने के बाद पिताजी भी उनके साथ बात करते थे। और दूसरी बात ये जो सब लोग कभी भी ये जो और एक रामोशी करके एक बात था कि उसको एक अच्छा एक वो एक तगड़ा वो तो उसको बहुत शक्ति थी तो लोग अपना पहरेदारी की रात में रखते थे वॉचमैन करके। वो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग रहते थे रामोशी करके, अभी भी हमारे गाँव में है, उनको वही काम दिया जाता है। अगर कोई हमारा हम उसको पैसा दिया और नहीं तो उसको भेज देते, उसको दमदाटी देके वो ये जो अभी भी थोड़ा बहुत गाँव में चल रहा है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं। दूसरी बात ये वर्ण व्यवस्था का जो आज भी कहीं खेड़े गाँव में थोड़ा बहुत चालू है, लेकिन इतना हो कि अभी ठाकुर जी बोल रहे हैं हम कि ये सब क्यों बोल रहे हैं? ये जो हमारे संस्कार है, ये बोलने का कारण है कि हमें पश्चिमात्य लोगों को हमें लेके ले जा रहे चल रहे हैं और उसके कारण ही समाज व्यवस्था बिगड़ गया और भी उसके बाद ये सब वर्ण व्यवस्था गायब हो गया और जातिवाद ये आने के बाद ये सब झमेला हो गया। इसीलिए हमारा जो पूर्व संस्कार है जो चल रहा था, अगर आज अगर रहता था तो ठाकुर जी बोलते हैं कि हम सब दुनिया को हम हैंडल कर सकते हैं। एक खेड़ करके उसका हम इंडिया उसको ये करता था, लेकिन आज हम क्या लेना है? ठाकुर जी ऐसा नहीं कि वो पश्चिम का लेना है। आज हमारे अमेरिका इधर हम देखते हैं कि तुकाराम महाराजा उधर अभंग गा रहे हैं, हमारा संस्कृत साड़ी पहन रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? उधर का जो आज हम हमेशा हमारे शशिकांत दा बोलते हैं, हम क्या पहनना चाहते हैं? क्यों हम आप इतना सुंदर हमको शरीर दे रहा, क्यों हम खाली रखते हैं? दिखाने को क्या? क्या उसमें क्या मिलेगा? तो ये जो संस्कार है, ये जो वर्ण में से तो बहुत सुंदर है। एक कभी भी अगर घर में कोई नया आदमी आता है तो लेडीज़ लोग सामने नहीं आते थे और आते थे भी घूंघट लेके आते थे। ये जो था क्यों था? लेकिन आज बोलते हैं भैया अगर हम ऐसा बात करेंगे तो हमारे ऊपर सब लेडीज़ लोग आ रहे हैं, हम कुछ करेंगे आपका क्या जाता है उसमें? लेकिन ये जो हमारा संस्कृति नहीं है, इसलिए तो आज हम समाज में ये जो इतना समस्या आ रहा है, इसका यही कारण है। इसलिए हमको सब करना है। तो बहुत ये आज मेरे को आया कि एक 75 साल पहले कैसा दिन था और क्या लोग आनंद में रहते थे और एक दूसरे को कभी-कभी जो कोई ये जो हमारा मांग एक समाज है वो 12 बड़े का, उसका सेवा क्या था?
शादी में कुछ वाद्य, अभी वो टाइम के इतना बैंड वगैरह कुछ नहीं था, एक पिपानी करके था, 3-4 पिपानी रहने का, उसमें एक बहुत बड़ा एक वो बजता था और एक ढोलक बजता था। लेकिन वो इतना सुंदर लगता था, उनका ये मांग लो का ही, लेकिन उसको पैसा भी नहीं देते थे। ऐसा ही साल के बाद उसके बाद तो ये लोग भी वो जमा करके क्या करते थे, फिर दुकान में बेचते थे और उसका तो थोड़ा बहुत पैसा आता तो उसमें अपना संसार चलाते थे। ऐसा कोई भी इतना ये भी नहीं था लोगों के कि अरे हम इतना नीचे जात का है बोले तो कर रहे हैं, लेकिन उनका ये नहीं, लेकिन हमारा ये संस्कार जो है, जो हमको ये करना ही है। तो ये चलता था हमारा जोशी लोग भविष्य देखते थे हम, वो टाइम पहले से ही लोग उनके हाथ में हाथ दिखाते थे और वो पंचांग देखते थे, क्या आज कौन सा वार है, कौन सा दिन सन आएगा, ये जोशी का काम था। कोड़ी हर घर घर में जाके पानी बांटता था, हमारे सोनार, ये जो सब जो चलता था ये तो सिस्टमेटिकली चलता था, इसको बताना नहीं पड़ता। और ये अब मैं देख रहा हूँ तो आज नहीं देख रहे पा रहा है, पता सब लुप्त हो गया है। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि इतना भी हम सब कुछ इतना पैसा हो गया है कि पैसों की वैल्यू नहीं, वो पैसे के कारण नहीं, हम आ रहा है अब एक दूसरे को पूछते भी नहीं। हम जो हमारे परमपिता के, हम जो जितने हम सभी सौभाग्यवान हैं कि परमपिता को हम लेके चल रहे हैं, और उनका जो कोशिश एक आदमी को ऐसा और एक समाज को कैसा सुंदर बनने के लिए, ये देखो छोटी छोटी बात नहीं, कितना पुराना वर्ण आश्रम और ये छोटी छोटी आलोचना के माध्यम से हम देख रहे हैं, और हम उसको लेके मिनिमम हम और हम घर का आजू बाजू को भी हम सुधार सकते हैं, इतनी ताकत उसमें है। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, तो ज़्यादा बात नहीं करते, मेरे को लगता है टाइम भी हो रहा है। पता नहीं, कल सोमनाथ दा बोले दादा आपको बोलना है कि क्या बोलूं, लेकिन ये जो मन में आया, एक 75 का जो दिन मैं देख रहा, वो टाइम का जो समाज व्यवस्था वो देख रहा हूँ आज, अगर ये रहता था तो मेरे को नहीं लगता कि इतना जो चल रहा है गुंडागिरी, आज बलात्कार हो रहा है, कहाँ कहाँ मर्डर हो रहा है, ये नहीं होता था और एक समाज भारत का बहुत आगे चलता था। इतना ही बोल के मैं सभी को, और मैं एक आप सबको बोलूँगा, 1-2-3 दिन पहले एक संकल्प किया कि हम जो थोड़ी-थोड़ी बातों में इसका इसका निंदा करते हैं, और ये जो मन है ना, नेगेटिव बात बहुत अच्छा लगता है उनको। इसका निंदा करता है तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक संकल्प लिया, आप भी लीजिए। वो एक आनंद मिलता है कि मैं तब से एक संकल्प लिया, किसका निंदा, अरे सामने वाला भी और दूसरे के बारे में अगर बोल रहा है तो उसको बोला, दादा मत बोलो ऐसा बात, नेगेटिव बात मत बोलो। कि देखो मैं ये बहुत कोशिश करता हूँ, और इसके लिए नाम जब तो होना चाहिए। कभी-कभी हम सुनने को तो मैं एकदम स्ट्राइक होना चाहिए, अरे ठाकुर जी को क्या अच्छा लगता है। तो देखो अपना हम अंदर भाई से कितना स्वच्छ हो गए, ये मेरे को आया, वही संकल्प मैं किया। बहुत कोशिश करूँगा और कोशिश करना ही है। ये मन इतना सिंपल नहीं है, और दूसरी बात, जितना मन आपका सुंदर शांत होगा, आपका स्वास्थ्य भी सुंदर रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी मन को अच्छा रखना है, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मन भी शांत रहेगा। इतना ही बोल के मैं अपना जो कुछ बोला, पता नहीं क्या बोला, लेकिन आपके सामने जो विचार आया मेरे मन से, वो आपके सामने रखा। सभी का मंगलमय प्रार्थना करते हुए यह मैं रुकता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुष। जय गुरु दादा, श्रद्धेय उनका दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना की है। दादा ने वर्ण व्यवस्था कैसे उद्भव हुआ उसका बारे में बहुत सुंदर भाव से एग्जाम्पल देके बताया है। बाद में दादा ने बोला है कि उनका अनुभव बताया, अनुभव व्यक्त किया कि मतलब समाज में जो आजकल जो मतलब खराबी दिखाई दे रहा है, वो वर्ण व्यवस्था विध्वस्त होने का कारण यही है कि समाज में कितना विध्वस्त अवस्था है। और बाद में दादा ने एक बहुत सुंदर संकल्प लिया कि हमें परनिंदा परचर्चा नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर बातें रखे हैं दादा ने। अभी मैं श्रद्धेय डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जो ठाकुर जी की सह प्रतिनिधिक है मुजफ्फरपुर बिहार से, दादा को अनुरोध करूंगा आलोचना करने के लिए। दादा को अनुरोध करूंगा, ये जो ठाकुर जी एक बात बोले हैं इधर कि कोई वर्णों का व्यक्ति गुजर जाने का बाद वो दूसरे वर्णों में जन्म लेते हैं, लेकिन पूर्व जन्मों का जो टेंडेंसी या धांच वो इस जन्म में ही रह जाता है। तो ठाकुर जी इधर बोले हैं कि अ, ये मेरा बात है और इसमें कोई छेद नहीं है, और इसीलिए कर्मफल का बात भी कहा जाता है इसका साथ।
तो ये कर्मफल के साथ कैसे रिलेटेड है, ये थोड़ा ज्यादा समझाए आप 7:15 तक आलोचना कीजिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। 15 मिनट दीजिए। तेलंगा, आपका माइक खुला है। जय गुरु। तेलंगा, हाँ बोलिए दादा। शरत हालदार दा ठाकुर जी को प्रणाम करके बैठे। उन्होंने प्रश्न किया कि यदि कोई वैश्य विप्र वर्ण में उन्नत हो जाए तो यह कैसे होता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपने ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया, फिर आपकी संतान परंपरा में लगातार 7 पीढ़ियां ब्राह्मणत्व प्राप्त करती रही, तब 7 पीढ़ियों के बाद उनकी संतानें विप्र वर्ण में उन्नत होंगी। मैंने ऐसा ही सुना है। इससे वैश्वत्व के भीतर ब्राह्मणत्व की स्थापना होगी। इसलिए उस विप्र क्लास वंश के भीतर भी वैश्वत्व का स्ट्रेन अंश रुझान रहेगा। मान लीजिए मैं वैश्य हूं तो अगले जन्म में मेरा क्या हो सकता है। प्रफुल्लदा श्री ठाकुर, यदि उसी प्रकार के विचार और कर्म लेकर जाओ तो विप्र भी हो सकते हो, लेकिन उस भाव के साथ भीतर का मेल न हो तो ऐसा नहीं होगा। वैश्य मरकर विप्र हो सकता है, पर विप्र होने पर भी उसमें वैश्वत्व टेंडेंसी प्रवृत्ति बनी रहती है, क्योंकि उसी का वैश्य रूपी इंटरनल एनवायरनमेंट उसे उस दिशा में बढ़ाता है। यह सब मेरी अपनी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी पूर्ण विच्छेद नहीं होता, तो जन्म जन्मांतर के कर्मफल की बात कही जाती है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि हर वर्ण की जो जिस वर्ण में जन्म लिए हैं, वैश्य में, शूद्र में, क्षत्रिय में, उनकी उन्नति ऊपर की हो सकती है। वैश्य का प्रश्न, वह ब्राह्मण हो सकते हैं। तो पहले समय में यही उद्देश्य था जीवन की, हम ब्राह्मण बने, विप्र बने। सब लोगों के वही चेष्टा होती रहती थी। और उसी चेष्टा के अनुसार जो मन, कर्म और भाव के हिसाब से चलते थे तो अब उस अवस्था पहुंचते थे। ठाकुर कहते थे 7 पीढ़ी तक हम प्राप्त किए, हमारे बाद जो 7 पीढ़ी यदि ब्राह्मण बनने के रास्ते पर चलेंगे, प्राप्त कर लेंगे, तो 7 पीढ़ी के बाद जो बच्चा जन्म लेगा वो विप्र होगा। लेकिन विप्र होने के बाद भी उसके भीतर वैश्यत्व का जो विशेषता है कुछ न कुछ किसी अंश में रहेगा ही। एक बार पढ़ा था कि ताजमहल में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, तो गड़बड़ी आने के बाद उसको जो मरम्मत के लिए अनेक इंजीनियर को बुलाया गया, अनेक तरह के विशेषज्ञ को बुलाया गया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। तब खोज करके उस वंश, उस समय सबका हाथ कटवा दिया गया था, सब नष्ट हो गए थे, तो उस वंश में जो खोजा कि उस वंश में कुछ है कि नहीं, तो उस वंश के लोग में खोज कर जब किसी मिस्त्री को लाया गया तो उसको ठीक करने में सफल हो गया। तो कैसे सफल हुआ? क्योंकि उस वंश परंपरा में जो आ रही थी, वैशिष्ट उसके भीतर चल रही थी, उसी वैशिष्ट के चलते उसको गड़बड़ी को पकड़ सका। इसलिए ठाकुर चाहते हैं कि हम जो वर्ण के हिसाब से जिनका जो कार्य है, जो कर्म है, उसमें यदि हम करते रहेंगे, लगे रहेंगे, तो उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, वैशिष्ट हासिल और विशेष हासिल करते जाएंगे। यदि उसमें कमी आ जाएगी तो जो विशेष जिनके पास था वो शिथिल हो रहा है, रुक रहा है। जैसे गांव घर में बहुत लोग अनेक तरह की विद्या जानते थे, अनेक वैशिष्ट जानते थे, लेकिन वो अपने बाद वाले को बताए नहीं, बाद वाले परिशीलन नहीं किए, तो उनके साथ ही खत्म हो गया। भगवान कृष्ण कहे कि चातुर्वर्ण महासिस्टम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, तो जो सृष्टि हुई है, ठाकुर जी उसी बात को कर रहे हैं कि जिनके सृष्टि वही किए हैं, लेकिन सब में जो वैशिष्ट कुछ था उसको लेकर सब जन्म लिया है, और उसी के अनुसार सब लोग बाद में दलबद्ध हुए हैं। कोई विप्र के और जिनका विशिष्ट था उस ओर बढ़े हैं, जिनके क्षत्रिय रक्षा का भाव था वो दल वैसे बना है, जिनको विनिमय व्यवसाय और खेती का भाव था वो वैश्यत्व में गए, और जिनको सब में सेवा करने का भाव था वो सेवा की ओर बढ़े हैं। इसलिए आज भी हम लोग देखते हैं सत्संग जगत में कि जो कर्मी हैं, जो पहले से युक्त हैं, उनमें उसके बाद वाले जो वंश है उस पर ध्यान दिया जाता है। कहते हैं कि आप लोग के बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, तो चाहते हैं ठाकुर जी आचार्य देव की जो हम लोगों को वैशिष्ट है, जो कुछ हम प्राप्त किए हैं अब तक, जो पहले से आ रहा है, तब ठाकुर को ग्रहण कर सके हैं, और ग्रहण करके जहां तक हम प्राप्त कर सके।
उसको आगे बढ़ाने के लिए जब तक हमारे प्रवृत्ति वाले नहीं जाएंगे आएंगे उसमें नहीं ढलेंगे तो वह वैशिष्ट उसमें नहीं जा पाएगा। इसीलिए ले जाना है सबको। जो वैशिष्ट था समाज का कि सबको लेकर चले, सब सबके लिए जीते, सबके लिए करते थे, वह अभी लुप्त हो गया है। कुछ कुछ गांव में थोड़ा थोड़ा बड़ा बचा है, बहुत कम के मामले में। जितने वर्ण हैं जिनका जो कार्य है कुछ लोग उसमें काम करते हैं, लेकिन रूप बदल गया है। तो ठाकुर चाहते हैं कि जो पूर्व का जो व्यवस्था है, जो आपस में प्रेम था, सद्भाव था, सब लोग सहजता से जीवन जीते थे, तो जब तक सबका सबके प्रति भाव नहीं होगा तो प्रस्तुति नहीं आएगी। आज जो हम लोगों को दायित्व दिया गया है डीपी वर्क का, घर घर जाने के लिए, वो प्रेम परस्पर प्रेम बढ़ाने के लिए, सबसे संपर्क करने के लिए, कि सबके आचार विचार का आदान प्रदान हो, सबके लिए हम अच्छा सोचें। तो हम सोचेंगे तो भी अच्छा सोचेंगे। हम इस बार गए थे देवघर, तो मेज बौद्धी माँ से मिलने गए, पूज्यपाद सिपाहीदा की पत्नी से, उनको प्रणाम किए, उससे बातचीत हुई। उसमें एक दादा बोले माँ से कि माँ हम लोग बीच में आए थे, आपका दर्शन नहीं हुआ, आप यहाँ नहीं। तो कहे जो हम बच्ची पढ़ती है बंगलोर में, वहां भी जाना पड़ता है, सब देखना पड़ता है। तो ये लोग दादा बोले कि आप सब ठीक है ना? तो माँ बोलती है कि हाँ सब ठीक है, आप भी मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, जैसे हम आपके लिए करते आप भी कीजिए। ठाकुर यही चाहते हैं कि सब सबके लिए करें। तो जो ठाकुर वो कहते हैं कि आप लोग भी मेरे लिए कीजिए, तो वही ठाकुर चाहते हैं कि पूरे परिवेश में यह फैले कि सब सबके लिए करें। आचार्य देव कहते हैं कि यदि आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो उसकी सुनवाई तुरंत होती है, तुरंत उसका रिजल्ट आता है। लेकिन अपने लिए करते हैं तो सब इच्छा पूरी, कोई कोई सुनवाई नहीं सुनवाई होती है। आज ठाकुर चाहते हैं कि जिससे कि हम हर परिवेश में सब जगह फैलेंगे, सबसे प्रेम रखेंगे, सबके पास जाएंगे आएंगे, प्रेम बढ़ेगा, तो हम संकट में पड़ेंगे तो हमारे लिए वो प्रार्थना करेंगे परमपिता से, हमारे लिए अच्छा सोचेंगे। हम पहले करेंगे तो भी करेंगे। तो जब तक ऐसा भाव नहीं होगा तब तक जीवन सुंदर नहीं होगा। तो जो पूर्व की जो बात है तब तक वो पूरी नहीं हो पाएगी। ठाकुर एक बात ये भी बोले हैं ना कि जितना परेशानी जीवन में आती है, जितना दुख कष्ट आता है, उसमें अधिकांश परिवेश से आता है, परिवेश के माध्यम से ज्यादा आता है। तो परिवेश से जो बाधा आती है हम लोग के जीवन में, वो कैसे दूर होगी? हम लोग का उद्देश्य है परम पिता को प्राप्त, ईश्वर प्राप्ति। और जितना कार्य हम लोग जन्म से लेकर अंत तक करते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, सेवा, जो भी करते हैं, अंत में उद्देश्य वहां प्राप्त करने के लिए। तो यदि हम वहां उद्देश्य है और जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं सृष्टि होती रहेंगी, संकट आता रहेगा, तो उस ओर कैसे बढ़ेंगे? तो सबके लिए हम करते रहेंगे, सबके मंगल सोचते रहेंगे, तो उधर से जो बाधा आती है हमारे जीवन में भांति भांति की, वो बाधा आनी बंद हो जाएगी। वो बाधा आनी बंद हो जाएगी तो हम सहजता से आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो बाधा आती है उसी को अलग करने में, उसी को दूर करने में हमारा अधिकांश समय निकल जाता है, उसी समस्या को समाधान करने में। लेकिन उधर से समस्या नहीं आएगी तब उतना समय बचेगा जब हम इस पथ पर आगे बढ़ चल पड़ेंगे। जो हमको प्राप्त करना है वह प्राप्त करें, जितना हम कर रहे हैं वही प्राप्ति के लिए। और जितनी बाधा, ठाकुर का है कि परम पिता का संस्कार ही एकमात्र संस्कार, बाकी सब संस्कार बंधन है। तो परम पिता के संस्कार में कैसे हम आएंगे? जब तक हम उनके अनुरूप जो सो नीति विधि हमको दिया गया है और जो जो निर्देश आता है, जब तक उसमें नहीं लगे रहेंगे तो तब तक हम लोग के भीतर जो जन्म जन्म का संस्कार है, 84 लाख जोनी हम लोग पार करके विभिन्न वर्णों का भाव प्राप्त करके जी करके इस जन्म में मनुष्य बने हैं। तो जितना संस्कार हम लोग का पूर्व के भीतर का है जन्म जन्म का, वो सब संस्कार किसी ने, अभी जो ठाकुर बोले हैं उसे लगता है कि सब संस्कार का किसी न किसी अंश रूप में हम लोग के भीतर है। जितने जन्म जिस वर्ण में लिए हैं सबका संस्कार हम लोग के भीतर है। तो जब तक वह संस्कार रहेगा तो अपनी ओर खींचेगा ही, खींचता ही है। हम सब लोग अनुभव करते हैं खींचता ही है। लेकिन जब हम ठाकुर के नीति विधि पर चलेंगे, उसको हम ठीक से कर पाएंगे, तो उस संस्कार को हम पीछे छोड़ करके आगे बढ़ पाएंगे। तो जब तक ठाकुर के नीति विधि का पालन नहीं कर पाएंगे, तो जो हम लोग को प्राप्त करना है, ठाकुर जी इतनी बात जो बताए हैं, समझाए हैं, हम लोग समझ रहे हैं, तो जो सब कमी हमारे जीवन में आ गई, समाज में आ गई है, उसका भी दायित्व हम ही लोगों के ऊपर है
जो ठाकुर से युक्त हैं, पहला दायित्व उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि बाकी लोग तो नहीं जानते। ठाकुर तो पहले भी क्या है कि तुम अपने अपने परिवार, दस और देश के वर्तमान भविष्य के उत्तरदायी हो। इसके अर्थ को, मर्म को समझा जाए तो सबका, सबके लिए हम लोग के कंधा पर दायित्व है, वो सब पूरा करना है। बाकी लोग तो इसका बोध ही नहीं है। हम लोग जो ठाकुर से जुड़े हैं, उस बोध को जान रहे हैं, तो उस ओर जो हम लोग उनके अनुसार चलेंगे, हमारे संतान से चलेंगे, उसके बाद वाले चलेंगे, तो धीरे धीरे वो माहौल बनता जाएगा। परम पिता के संस्कार में हम सब लोग संस्कारित होते जाएंगे। तब जो ठाकुर प्राप्त करना चाहते हैं, जो समाज को जैसा चाहते हैं हो पाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग उदाहरण नहीं बनेंगे, हम लोग नहीं चलेंगे, नहीं करेंगे, तो अब रुक जाएगी बात, गाड़ी ही रुक जाएगी। तो प्राप्त करना है उसमें पीछे रह जाएंगे, और चूंकि वह नहीं करेंगे तो उसका असर भी हम लोग के जीवन पर होगा। आज भी हो रहा है, कल भी होगा। तो सब करना है अपने मंगल के लिए, परिवेश के मंगल के लिए। चूंकि ठाकुर कहे कि जन्म जन्म का जो संस्कार है, जिन जिन वर्णों में हम जन्म लिए हैं, उसका किसी न किसी रूप में हमारे भीतर सूक्ष्म रूप में है। तो सूक्ष्म रूप का जब तक वो तो अपनी ओर प्रवृत्त करेगा करेगा, लेकिन उस प्रवृत्ति उसको खत्म करना है। वो खत्म तभी होगा जब परमपिता के संस्कार में हम लोग संस्कारित हो जाएंगे, उनके नीति विधि को पालन करने में कोई त्रुटि नहीं करेंगे, लगे रहेंगे, तो सब संस्कार हमारे भीतर पल्लवित पुष्पित होगा। और तब जो पूर्व का संस्कार जो है, जो पीछे से आ रहा है हम लोग के पीछे, उसको हम दूर कर पाएंगे। उससे ईश्वर अग्नि बढ़ जाएंगे तो दब जाएगा। जैसे अनेक घटनाएं हैं, ठाकुर जी जो चोर के साथ दोस्ती करते और उसको साथ रहते रहते ऐसे भाव में चक्र करते थे कि वो उस भाव को भूल जाता था, उससे अलग हो जाता था। जैसे शुरू के जो थे, दादा का नाम भूल रहे हैं, उनका जीवन कैसा था, लेकिन ठाकुर जी अपनी ओर ला करके अपने अनुसार कराते कराते उनका वह जीवन सब पूर्व का असी खत्म होता गया था। हम लोग में जो भी परेशानी जिनके भीतर है, ऐसा करते रहेंगे हम लोग, तो हम लोग के भीतर जो है संस्कार जन्म जन्म का, उससे हम मुक्ति पा लेंगे। और परम पिता के संस्कार में संस्कारित होकर के तब जीवन को सुंदर बना सकेंगे अपना, और अपना बनाएंगे, अपने परिवार को बनाएंगे, परिवेश के लिए प्रयास करेंगे, तभी स्वरूप बन पाएंगे। और हम लोगों के प्रयास से ही पूरा संसार सुंदर होगा। सब लोग, आचार्य सबकी दृष्टि कहते हैं सत्संग पर है, क्योंकि सत्संग के लोग, सत्संगी लोग ठाकुर के संस्कार में संस्कारित होने का प्रयास कर रहे हैं। और जब यह संस्कार आ जाएगा हम सबके भीतर, तभी हम लोग परिवेश को ढाल पाएंगे। परिवेश जब होगा तभी समाज सुंदर होगा। तब जब पूर्व में जो सुंदर था हमारा समाज, जो सबके लिए चिंता करते थे, सबको सबकी चिंता रहती, वह चिंता हम लोग भी करने लगेंगे, अन्य लोग भी करने लेंगे, तभी समाज सुंदर होगा। हमको जो कुछ लगा हम बोल पाए, भूल त्रुटि उसको क्षमा करेंगे। जय गुरु। जय गुरु दादा। सद्य अनिल कुमार दा बहुत सुंदर भाव से कि इस विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे कि पहले जन्म में, पूर्व जन्म में कोई अगर एक वर्ण का है और दूसरे जन्म में वो दूसरे वर्ण में जन्म लिया, तो पूर्व जन्म का जो धांच या टेंडेंसी वो इस जन्म में ही दिखाई देता है। एक सुंदर एग्जाम्पल देके दादा ने इस विषय को आलोचना की है। बहुत सुंदर आलोचना रखा है स्वर्गीय श्री अनिल कुमार सिंह दा। अभी मैं आलोचना को समराइज करने के लिए स्वर्गीय श्री प्रोफेसर विजय कुमार दा को अनुरोध करूंगा विषय वस्तु को समराइज करे। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। बहुत सुंदर आलोचना आज का विषय वस्तु जो है। यहाँ पर जो हमारे पूर्व 3 आलोचक डॉक्टर ज्योत्सना माँ, गोविंद लोनकर दा और अनिल कुमार सिंह दा बहुत सुंदर तरीके से जो है आज के विषय वस्तु पर जो अपने ज्ञान के अनुभूति के अनुसार जो है समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ। यहाँ ठाकुर जी एकदम क्लियर किए हैं, है ना। वर्ण और जाति पहले क्या आया? जाति कुछ था नहीं पहले, है ना। पहले वर्ण आया। क्या हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई? बहुत सिस्टमेटिक यहाँ ठाकुर जी बताए कि जो वर्ण विभाग
पहले कुछ था ही नहीं। क्या हुआ, शुरुआत में समाज में जो है कार्यों का अलग अलग बंटवारा था ही नहीं कुछ। सब लोग लगभग हर काम करते थे और सभी लोग जो मिलकर सब काम करते थे, है ना। सभी लोग खेती करते, सभी लोग शिकार करते थे, स्टार्टिंग में सभी लोग घर बनाते थे। इसके बाद क्या हुआ, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था पहले। इसके बाद क्या हुआ, प्रॉब्लम आया। क्या प्रॉब्लम आया, जब समाज धीरे धीरे बड़ा हुआ तो समस्याएं बड़ी। क्या समस्या आ गई, तो अकाल भी आया, कभी कभी फ्लड बाढ़ आया, कभी सूखा हो गया, कभी जो है लो भयंकर भयंकर बीमारी आ गए, कोई अटैक, सुरक्षा का भी आ गया प्रॉब्लम, है ना। तो इन सब का जो है, जब आदमी को प्रॉब्लम आता है ना, बोलते हैं ना आविष्कार जो है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी तरह से जब प्रॉब्लम फेस आया, डिफरेंट प्रॉब्लम आया समाज को, है ना। तो जैसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता और बाद की सभ्यताओं में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, वैसे वैसे अलग अलग विशेषज्ञों की आवश्यकता भी बढ़ी। तो क्या हुआ, जब एक समूह ने ज्ञान और अनुशासन आराम किया, अभी अपना अपना वैशिष्ट है, ठाकुर जी बोल रहे जन्म के अनुसार जो वैशिष्ट है, तो सबका अलग अलग, सभी मनुष्य एक प्रकार के तो होते नहीं, सब में अलग अलग बुद्धि होती है, अलग अलग कल्पनाएं होती है, अलग अलग वैशिष्ट होता है। तो जो समूह जो है ज्ञान और अनुशासन अनुसंधान आरंभ किया, है ना, कुछ लोग शोध करने लगे। ये जो 5-6 समस्या हमने बोली, इस समस्या को दूर करने के लिए तो शोध किए, अध्ययन किए, ज्ञान प्राप्त करने लगे। तो उसको क्या किया, उसको जो विप्र वर्ग में कहलाने लगा। जैसे आज के वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर हैं, अधिवक्ता हैं, डॉक्टर हैं, सब जो इस तरह से जो प्रबुद्ध लोग हुए। इसके बाद क्या हुआ, देखते जो है उनका कार्य केवल पुस्तक पढ़ना था, है ना, क्योंकि वो संशोधन करते थे, प्रयोग करते थे। तो इस तरह से हो गया। इसके बाद क्या हो गया, अभी बाहर के लोग आक्रमण करने लगे, है ना, दूसरे जगह के लोग इधर उधर के जो आक्रमण का प्रवृत्ति आ गया। तो क्या हुआ, समाज में तो रक्षा की आवश्यकता हुई। तो रक्षा की आवश्यकता होगी तो एक समूह अलग बना गया। तो समूह को हमने क्या किया, अलग वर्ण का नाम दे दिया, है ना। जैसे ब्राह्मण हो गया, इसके बाद जो है राजपूत हो गया। तो वो जो है रक्षा संबंधी जो है उन्होंने प्लान किया कैसे क्या हमको रक्षा करना है, क्योंकि समाज में सबकी जरूरत है, क्योंकि हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए हैं। और दूसरा तीसरा समाज क्या हो गया, खेती करने लगा और ट्रांजैक्शन करने लगा, विनिमय करने लगा। उसको जो वैश्य की भूमिका दे दिए, किसान हो गया, व्यापारी हो गया, उद्योगपति हो गया, तो ये सब वैश्य के समूह में आ गया जो काम करने लगे। और ये जो चौथा समूह है वो सेवा देने का काम कर किया, है ना। तो सेवा देने का काम किया, तो उसको जो है हम लोग जो है शूद्र में तो 4 वर्ण, इस तरह से पहले कोई जाति था ही नहीं। इस तरह से आवश्यकता के अनुसार जो है ना डिवीजन हो गया, है ना। जैसे कि जो अभी हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, इससे पहले 3 ही ब्रांच था, बेसिक, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। लेकिन जब स्पेशलाइजेशन होने लगा धीरे धीरे, तो बहुत सारा ब्रांच देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक, कम्युनिकेशन, एआई, कंप्यूटर, दिस दैट आ गया। तो इसी तरह की बात है। तो आवश्यकता के अनुसार जो है ना ये जो है फॉर्मेशन हो गया। तो हमारा प्रॉब्लम अभी आज क्या है, हम जाति के नाम पे लड़ रहे हैं, है ना। यही प्रॉब्लम हो गया। जाति जो है कर्म के आधार पर जो है वो जाति बना हुआ, सब सभी मनुष्य हैं, सब मनुष्य हैं। लेकिन जो जो काम एक्सपर्ट हो गया करते करते, तो ठाकुर जी बोले ना 7 पुस्त, है ना, 7 पुस्त जो है करते करते वो एक तो है परिपक्व होता है उस विशेष स्टेज में। देख रहे हैं कि बहुत सारा एग्जाम्पल लीजिए कि जो जैसे राजस्थानी लोग, है ना, मारवाड़ी लोग जो है, या तो वो लोग अकाउंटेंट के क्षेत्र में देखेंगे तो अकाउंटेंट सब सीए वगैरह ज्यादातर वही मिलेंगे, बिजनेस में वही क्लास है। गुजराती लोग वैशिष्ट है उनका, पूरे वर्ल्ड में जो बिजनेस का आप कहीं भी जाएंगे गुजराती मिल जाएंगे, मारवाड़ी मिल जाएंगे, है ना। तो
इस तरह से जो उसके फैमिली में जो पुश्तों में आ रहा है, क्योंकि अभी जीन में आ गया, वो काम करते करते उसी काम में जो उसको स्पेशलाइज हो गया है ना, शोध के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में स्पेशलाइज हो गया। और स्पेशलाइज होने के कारण जो है, तब यही वर्ण व्यवस्था है। तो जो जिस काम में निपुण हो गया तो उसको वही काम में जो है वो कर सकता है। ऐसा नहीं कि संशोधन सब जगह कर सकता है, अभी सेवा भाव है। अब सेवा भाव है, पहले क्या था कि जो लोग हाथ से कचरा उठाते थे, अभी क्या है, उसी में मशीन आ गया, सब में डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, सब में अच्छे तरीके से डेवलप, जो जिस वर्ण में है उसी में वो डेवलप कर सकता है अपने स्किल को, है ना। ऐसा डेवलप नहीं होता है सिर्फ जो है पढ़े लिखे लोग से काम नहीं चलेगा। पढ़े लिखों को भी इंजीनियरिंग का डेवलप होता है तो बहुत सारे लोग गांव में जाते हैं, गांव में देखते हैं कि किसान, बहुत सारे बहुत देखे होंगे कि अनपढ़ लोग किसान हैं, लेकिन वो टेक्निकली बहुत एडवांस रहते हैं, इंजीनियर से ज्यादा एडवांस रहते हैं टेक्निकली। आप जाएंगे तो किस तरह से खेतों में पानी देता है, किस तरह से बीज बोता है, वो टेक्निक जो है बड़े बड़े पढ़े लिखे जो है कृषि वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाते हैं। फिर गांव में जाते हैं, उनको एक टेक्निक डेवलप होता है, फिर उसी में वो थोड़ा सा संशोधन करके जो है बहुत अच्छा आविष्कार करते हैं। तो इस तरह से जो है ये जो उत्पत्ति जो हुई है ना, तो उत्पत्ति जो इस तरह से, जैसे और बहुत सारी चीजें जो हैं आजकल जो है जब ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, अरुणाचल प्रदेश में एक लेडीज है ना, वो अपने पिताजी उनके आयुर्वेद बहुत अच्छा करते थे और उसी को कैरी किया उन्होंने, जबकि उन्होंने पीएचडी किया है वो लेडीज ने किसी विषय में, और वो कोई आयुर्वेद में ऐसा कुछ डॉक्टरी में पीएचडी नहीं किया है, दूसरे सब्जेक्ट में किया, लेकिन उसने पिता का जो था संस्कार उसको कैरी किया है। और बहुत सारा जो है वो सभी जो असाध्य बीमारी का इलाज वो करती सिर्फ जड़ी बूटी से, वो भी कच्चा जड़ी बूटी है, ऐसा नहीं जंगल झाड़ से लेकर वो देती है, और बहुत फेमस है वो। बहुत सारे देखोगे, बहुत सारा जो है अभी हमारा जो भी बीमारी है, कमर दर्द, ये दर्द, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं गांव में, देखते होंगे बहुत सारे बूढ़ी लोग जो मालिश करके ठीक कर देती है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है हड्डी बुड्डी का, मालिश करके बैठा देती है। तो ये सब टेक्निक कहाँ से आया, उसको परंपरा से मिला है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह की बात है। इसके बाद जो जो यहाँ पर बात है, जन्म से मेरा अगले जन्म जो है मेरा क्या हो सकता है, तो ठाकुर जी बोल रहे हैं यह जो है अपने जन्म, उसी जो कर्म और संस्कार की नित्यता का सिद्धांत है, लेकिन उस भाव के साथ भीतर का मेल ना हो तो नहीं हो सकता है। केवल बाहरी पहचान बदलने से कुछ नहीं होता, भीतर की प्रवृत्ति बदलनी पड़ती। यहाँ पर जो किसी व्यक्ति को केवल पदोन्नति, जैसे पदोन्नति देकर शिक्षक बना दिया, लेकिन उसमें पढ़ाने की रुचि नहीं रही, क्षमता नहीं, तो अच्छा शिक्षक नहीं बनेगा। उसी तरह से जो है जो उसमें संस्कार जो होना चाहिए, पूर्व अभ्यास होना चाहिए, उसके प्रति झुकाव होना चाहिए, तभी जो है ये हो सकता है। इसके बाद जो है श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो जीवन में जो है कंटिन्यूटी होना चाहिए, संस्कार और कर्म पूरी तरह से जो है आपस में जो है संबंध हो सकता है। इस संवाद का जो मुख्य संदेश है क्या है, समाज में कार्य विभाजन आवश्यकता और विशेषज्ञता के कारण विकसित हुआ। व्यक्ति की स्वाभाविक रुचि और अभ्यास मिलकर उसके व्यक्तित्व को गढ़ते हैं, केवल बाहरी पहचान से नहीं बल्कि आंतरिक गुणों और कर्मों से वास्तविक परिवर्तन जाना जाता है। और जो है लंबे समय तक उसमें अगर संस्कार होता है तो परिवार की दिशा को जो है वो प्रभावित करता है। तो इस तरह से जो है आज की आलोचना को जो है मैं यहीं पर बंद करता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। श्रद्धेय विजयादा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को समराइज किया, बहुत विस्तृत रूप से उन्होंने बताया कि वर्णों कैसे उद्भव हुआ, बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी दिया है। बहुत अच्छा लगा दादा आपका समराइजेशन। अभी आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है। सभी दादा को जय गुरु।